जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस पिटारा में। आज हम जनरल साइंस का क्विक रिवीजन करेंगे, संपूर्ण फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि ग्रुप डी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर और एमसीक्यू डाले गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियन तथा स्टेरेडियन किसके मात्रक हैं? रेडियन जो है कोण के मात्रक हैं और स्टेरेडियन घन कोण के मात्रक हैं। अगला क्वेश्चन, दो पूरक मात्रकों के नाम बताइए। तो दो पूरक मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन है। मूल मात्रकों को व्यक्त करने के लिए कौन सी पद्धति पूरे संसार में? तो एसआई पद्धति होती है। मूल मात्रक को व्यक्त करने के लिए पूरे वर्ल्ड में एसआई पद्धति अपनाई जा गई है। अगला, एक नैनो सेकेंड में कितने सेकेंड होते हैं? तो एक नैनो सेकेंड में 10⁻⁹ सेकेंड होते हैं। नैनो से 9 याद रखिए। एक सौर दिवस में कितने सेकंड होते हैं? तो एक सौर दिवस में 86,400 सेकंड होते हैं एक सौर दिन में। अगला क्वेश्चन, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल के 1 लीटर आयतन का द्रव्यमान कितना होगा? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर जो आयतन होगा शुद्ध जल का, वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका है? दूरी का मात्रक है। जो बच्चे नहीं पढ़े होते हैं वो समय पर टिक करके आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोन 1 मीटर का कौन सा भाग है? तो एक माइक्रोन जो होता है 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, 10⁶। तो एक माइक्रोन 10⁶ के बराबर होता है। एमकेएस पद्धति में आयतन का मात्रक घन मीटर होता है या मीटर क्यूब होता है एमकेएस पद्धति में? अगला, सार्थक अंक एवं कोटिमान से कुछ वन लाइनर है। 3.24 मीटर तथा 3.25 मीटर का अंतर 0.2 मीटर और 2 × 10⁻⁻² मीटर है। क्या इसमें 2.00 × 10⁻⁻² लिख सकते हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि दो के बाद के अंक निश्चित नहीं है, इसको शून्य नहीं माना जा सकता है। क्योंकि 2 के बाद का जो अंक है वो निश्चित नहीं है। अगर शून्य नहीं माना जा सकता है तो इसे हम 2.00 नहीं लिख सकते। किसी छड़ की लंबाई 12.5 मिमी तथा पतले तार का व्यास 0.04 mm है। कौन सी माप अधिक यथार्थ है? तो जो अधिक यथार्थ है 12.5 मिलीमीटर अधिक यथार्थ है, क्योंकि इसमें 3 सार्थक अंक हैं, जबकि 0.04 में सिर्फ एक सार्थक अंक है, जिसमें केवल 4 को ही सार्थक अंक माना जाता है। 2.49 × 10⁻17 का कोटिमान ज्ञात कीजिए। और ये 3.16 से, ये जो है 3.16 से अगर कम है तो जो कोटिमान होता है वो वैसे उतना ही रहता है। 3.16 से अगर अधिक है तो कोटिमान जो 10 के घात में 1 जुड़ जाता है, तो कोटिमान 10⁻18 हो जाता। आगे चलते हैं। 3.25 × 10⁻³ मीटर तथा 32 × 10⁻³ मीटर में कितने सार्थक अंक हैं? तो इसमें 13.3 में 3 सार्थक अंक काउंट करेंगे, जिसमें 13.3 को ही काउंट करेंगे, और इसमें 2 सार्थक अंक करेंगे, जिसमें 32 को ही काउंट करेंगे। आगे 10⁻⁻6 × 10⁻² भागा 10⁻⁻3, तो ये 10 के बराबर आ जाएगा सॉल्व करने पे। ये एक तरह से मैथ के तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। 0.000 कितना 32516 का कोटिमान ज्ञात करना है। अगर इसका कोटिमान ज्ञात करना है तो इसे दशमलव के एक अंक के पहले लाना होगा 6 को। तो इसका एक अंक के पहले आएगा तो 10⁻⁻6 होगा 10, और एक अंक दशमलव के पहले आ जाएगा तो 10⁻⁻5, जो कि इसका कोटिमान होगा। आगे गति का है क्वेश्चन। पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो यहाँ से जहाँ से ये वापस आएगा वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। एक मोटर कार का वेग 5 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 20 मीटर प्रति सेकंड रह जाता है। तो मोटर कार का चूँकि वेग घट रहा है इसलिए मंदन है,
तो मंदन निकालने के लिए जो त्वरण ही मंदन होता है, अगर घट रहा है तो घटाएंगे 40 माइनस 20 बटे 5 सेकेंड। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, तो ये 40 माइनस 20 20 बटे 5, नहीं 5 चौको 20, तो ये आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो उस कार का त्वरण, यहाँ त्वरण इसलिए कहा गया है क्योंकि ये स्पीड कम से अधिक हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, इसलिए त्वरण कहा गया। तो इसमें भी वही फार्मूला, त्वरण ए इक्वल टू वेग परिवर्तन 50 में से 20 जाए 3 और ये बटे 10, तो यह आ जाएगा 10 3, यह आ जाएगा 3 मीटर, सॉरी ये घंटा में है तो इसे घंटा को हम चेंज कर लेंगे पहले। किलोमीटर को घंटे में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। 20 गुणे 5/18 से जब गुणा करेंगे, या 50 माइनस 30, सीधे 30 गुणे 5/18, और ये हम भाग दे देंगे किससे, 10 से, तो हमारा आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। एक कण r त्रिज्या वाले वृत्त पर गति कर रहा है। आधे चक्कर के पश्चात उसका विस्थापन, आधे चक्कर में के बाद उसका विस्थापन 2r होगा। अगर पूरे चक्कर में विस्थापन अगर होता तो वो कितना होता, 0, क्योंकि जहाँ से वो चला था वहीं वापस आ जाता। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। यदि कोई वस्तु h ऊंचाई से गुरुत्वीय क्षेत्र में विराम अवस्था से नीचे गिर रही है, तो इसकी दूरी के अंतर्गत उसका वेग कितना होगा। एक इक्वेशन है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है इसलिए प्लस रहेगा, और नीचे से ऊपर जाता तो माइनस रहता इस फॉर्मूले में। अब कह रहा है विराम अवस्था से गिर रहा है, तो u जो है प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो v इक्वल टू √2gh, ऑप्शन नंबर 3। वन लाइनर, यदि किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u t समय अंतराल के पश्चात उसका अंतिम वेग v तथा त्वरण a हो, तो t समय वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी, ये गति का समीकरण निकलेगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ s जो है दूरी है, u प्रारंभिक वेग है, t समय है, ये त्वरण है। विस्थापन की दर जो होती है वेग कहलाती है। क्या कहलाती है, वेग। और जो दूरी की जो दर होगी वो चाल कहलाएगी। आगे गति के समीकरण, इसमें क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का पहला समीकरण माना जाता है। आगे एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्त पर गति कर रही है, उसके द्वारा चली गई दूरी विस्थापन कितना होगा, आधे चक्कर में के पश्चात और पूरा चक्कर में। तो आधा चक्कर पूरा हो जाने पर चली गई दूरी πr तथा विस्थापन कितना होता है, 2r होगा, और पूरा चक्कर चलने के बाद विस्थापन जो उसके वो दूरी होगी वो उसके परिमाप के बराबर होगी 2πr, और विस्थापन क्या होगा, 0, तो चूँकि जहाँ से चला था वहीं वापस आ गया। एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, इसके त्वरण का मान बताइए। त्वरण 0 होगा क्योंकि वेग परिवर्तन 0 है, तो वेग परिवर्तन 0 होगा, a इक्वल टू डेल v बाई डेल टी। वेग परिवर्तन क्या है, 0 बटे समय, एक समान वेग से चल रही है, और कुछ भी डेल्टा टी करेंगे तो ये भाग देने पर कितना आएगा, 0, तो त्वरण क्या होगा, 0। दूरी, वेग, समय तथा ऊर्जा में कौन सी राशि, वेग जो है सदिश राशि है, बाकी दूरी, समय, ऊर्जा ये अदिश राशि हैं। जिससे दिशा का ज्ञान होता है उसे सदिश राशि कहते हैं, और जिसे दिशा का ज्ञान नहीं होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। वेग विस्थापन परिवर्तन की दर होता है, इसलिए विस्थापन जो है दिशा के को निरूपित करता है। आगे पढ़ते हैं। बल तथा त्वरण। क्रिकेट की गेंद को लपकते समय खिलाड़ी अपना हाथ पीछे क्यों लेता है, आघात को कम करने के लिए, राइट।
ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम पे काम करता है। बल F द्रव्यमान नियम तथा F इक्वल टू m में होता है। बल F तथा संवेग परिवर्तन डेल्टा P में क्या संबंध है? बल F और संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4। संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक कितना होगा? संवेग का फार्मूला ये है P इक्वल टू एम वी। तो संवेग का फार्मूला क्या है? P संवेग m इंटू वी। तो m का किलोग्राम और v का मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है? तो बल का जो आवेग होगा उसका जो आवेग का फार्मूला है आई इक्वल टू एफ इंटू टी। तो ये होगा किसका फार्मूला? बल वो क्या कहते हैं, न्यूटन सेकंड जो है बल के आवेग का। संवेग परिवर्तन की दर, जो अभी संवेग परिवर्तन की दर ये है वो क्या है? बल कहलाता है। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बल कैसी राशि है? बल सदिश राशि है, क्योंकि बल से दिशा का ज्ञान होता है। इसका मात्रक न्यूटन है। एक गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक चिकने तल पर लुढ़क रही है। जब उस पर यदि उस पर आरोपित बल शून्य हो तो 10 सेकंड बाद गेंद का वेग कितना होगा? क्योंकि इस पे लगाया आरोपित बल शून्य है, इसलिए उसका 10 सेकंड बाद भी, और एक चिकने तल पे कोई फ्रिक्शन नहीं, इसलिए उसका वेलोसिटी सेम रहेगा, 20 मीटर प्रति सेकंड ही होगा। बल के अभाव में पिंडों की प्रकृति क्या होती है? बल के अभाव में यदि पिंड विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगा, और अगर गतिमान है तो गति अवस्था में रहेगा एक समान गति से। किसी पिंड पर लगे बल द्रव्यमान नियम तथा त्वरण में संबंध F इक्वल टू एम है। बल तथा संवेग परिवर्तन की दर में क्या संबंध है? तो इसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। F इक्वल टू संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करती है? तो बल को प्रदर्शित करती है। रॉकेट का क्रिया सिद्धांत न्यूटन के गति के किस नियम पर? न्यूटन के जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, उस पर रॉकेट का गति सिद्धांत काम करता है। गुरुत्वाकर्षण के क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्व क्षेत्र के अधीन एक वस्तु विराम अवस्था से यह ऊंचाई से छोड़ी जाती है, तो इस ऊंचाई से दूरी तय करने के बाद उसका वेग। इसका हम पहले भी गति के नियम में देख चुके हैं। v इक्वल टू रूट 2gh, क्योंकि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh होगा। तो u जो है प्रारंभिक वेग u अपना 0 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3। दो पिंडों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाती है, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r²। तो कितनी हो जाएगी? ये 3 गुनी है, तो 3 3 9। ऑप्शन नंबर 3। पृथ्वी पर रखी दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, यदि उनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? चलिए, पृथ्वी पर रखी दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि उनके बीच प्रत्येक का द्रव्यमान आधा कर दिया तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का, तो इसको हम निकालेंगे कैसे? F इक्वल टू G m1 m2 अपन r²। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? G इक्वल टू F इंटू r² बाई m1 इंटू m2। तो F का न्यूटन और r² का मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर 4। आगे, एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 किग्रा है, चंद्रमा पर उसका भार, चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, तो कितना हो जाएगा? 60 किग्रा है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? 60/6। कितना? 60/6, 6 दाह में 60। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। किसी पिंड पर लगे बल F द्रव्यमान नियम तथा त्वरण में संबंध
ये दोबारा आ गया है। ठीक, यहाँ से गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान, संख्यात्मक मान दोस्तों ध्यान रखिएगा 6.67 गुणे 10⁻⁻11, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसे बोला जाता है। जी का मान मात्रक सहित बताइए। जी का मान जो होता है पृथ्वी पे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसे 9.8 न्यूटन प्रति किग्रा भी लिख सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी में संबंध, जी इक्वल टू होता है जी यमी अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ यमी पृथ्वी का द्रव्यमान और आर क्या होता है पृथ्वी की त्रिज्या। किसी ग्रह को सूर्य के परितः घुमाने के लिए अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सूर्य द्वारा ग्रह पर लगाया गया एक गुरुत्वाकर्षण बल प्राप्त होता है, जो ग्रह को सूर्य के परितः घूमने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अगला, कोई वस्तु विराम अवस्था से गिर रही है तो गति का समीकरण बताइए। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था से गिर रही है तो प्रारंभिक वेग जो है 0 होगा। तो v इक्वल टू u प्लस at होता है। यहाँ a के जगह g है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण है, तो v इक्वल टू u0, तो v इक्वल टू gt। ऐसे h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u0 है तो h इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2gh, यहाँ भी u0 है प्रारंभिक वेग, तो v इक्वल टू 2gh। आगे, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान बढ़ता है अथवा घटता है? तो नीचे जाने पे भी घटता है और ऊपर जाने पे भी घटता है जी का मान पृथ्वी तल से। और भूमध्य रेखा पे जाने पर जी का मान घटता है। भूमध्य रेखा की तरफ जाने पे जी का मान घटता है और ध्रुवों पर जी का मान बढ़ता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद करते तो जी के मान में ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी और यह वृद्धि भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होगी क्योंकि पृथ्वी घूमना बंद कर देगी। सरल लोलक के क्वेश्चन देखते हैं और प्रत्यानयन बल चैप्टर के। सरल लोलक का फार्मूला जो होता है t इक्वल टू 2 रूट में l बाई जी, जिसमें l जो होता है लोलक के धागे की लंबाई होती है और g जो होता है गुरुत्वीय त्वरण। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। सरल लोलक में प्रत्यानयन बल जो होता है वो सदैव मध्यम स्थिति की ओर लगता है। प्रत्यानयन बल जो होगा मध्यम स्थिति की ओर। यदि किसी लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल, तो t इक्वल टू क्या होता है, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट l के l होता है लोलक की लंबाई के। 4 गुनी कर दी जाए तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग 16, 2 दूनी 4 यानी 2 गुना। ऑप्शन नंबर 2। सरल लोलक का आवर्तकाल उस स्थान के जी के मान पर गोलक के द्रव्यमान पर आयाम पर प्रारंभिक ऊर्जा से, क्योंकि जो आवर्तकाल है t इक्वल टू 2 रूट l बाई जी होता है, तो यहाँ लंबाई पे और गुरुत्वीय त्वरण पे ही निर्भर करता है। गोलक के द्रव्यमान, यहाँ किसी फार्मूले में कहीं द्रव्यमान नहीं है, आयाम नहीं है, प्रारंभिक ऊर्जा नहीं है, तो उसके जी के मान पर निर्भर करेगा। सरल लोलक का प्रत्यानयन बल। सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? t इक्वल टू 2 रूट l बाई जी। वन लाइनर है ये। यदि झूला झूलता कोई लड़का झूले पर खड़ा हो जाए तो उसके आवर्तकाल, झूले पर खड़ा होगा तो लंबाई जो होगा वो घट जाएगी और गुरुत्व केंद्र क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो आवर्तकाल क्या होगा? लंबाई कम हो जाएगा। t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? रूट l में। तो लंबाई कम हो गई तो आवर्तकाल भी क्या होगा? कम हो जाएगा। सरल लोलक के दोलनकाल लंबाई, द्रव्यमान व आयाम में किस पे निर्भर करता है? तो सरल लोलक जो होता है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है। 1 मीटर लंबाई वाले लोलक का दोलनकाल कितना होगा? तो 1 मीटर लंबाई वाले लोलक का दोलनकाल 2 सेकंड होता है। प्रत्यानयन बल के 2 उदाहरण बताइए। तो खींची हुई कमानी द्वारा लगाया गया बल, जो स्प्रिंग है उसके द्वारा जो लगाया गया बल है
वो प्रत्यानयन बल है क्योंकि वो सिकुड़ने की कोशिश करता है, माध्य स्थिति में आने की कोशिश करता है, और लोलक की माध्य स्थिति को लगा बल वही माध्य स्थिति की ओर काम करता है। आगे प्रत्यानयन बल की दिशा किस ओर होती है? तो प्रत्यानयन बल की दिशा सदैव माध्य मतलब माध्य स्थिति की ओर होती है। एक लोलक घड़ी को मैदान से पहाड़ पर अथवा खान में ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या, चूँकि खान में ले जाया जाएगा जमीन के अंदर, तो नीचे जाने पर जी का मान कम होता है, तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो घड़ी क्या होगी, सुस्त हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, क्योंकि टी इक्वल टू टी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है √1/g के। जी घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा तो मतलब घड़ी स्लो हो जाएगी। किसी लोलक की प्रभावी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल से। अणुगत सिद्धांत, ऊष्मीय प्रसार तथा ताप पैमाना। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होगा, अधिकतम होगा यदि उसका ताप 4 डिग्री पे पानी का घनत्व कितना होता है, अधिकतम होता है। परम शून्य ताप कितना होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक 1.2 × 10⁻5 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, तो लोहे का आयतन प्रसार गुणांक, क्योंकि जो आयतन प्रसार गुणांक होता है वो रेखीय प्रसार गुणांक के 3 गुना होता है। आयतन प्रसार गुणांक को गामा से डोनेट करते हैं और इसको 3 अल्फा से, तो 3 गुना 1.2 × 10⁻5 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, तो गुणा करने पे 3.6 × 10⁻5 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। आगे चलते हैं। किसी पदार्थ के रेखीय क्षेत्रीय एवं आयतन प्रसार, अल्फा बीटा 1 संबंधित 2 संबंधित 3, रेखीय प्रसार गुणांक 1 और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय का 2 गुना और आयतन प्रसार गुणांक रेखीय का 3 गुना होता है। अणुगत सिद्धांत, ऊष्मीय प्रसार तथा ताप पैमाना। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है नियर अबाउट, तथा 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए। किसी पदार्थ के रेखीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है, यानी आयतन प्रसार गुणांक जो होता है रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। किसी पदार्थ के रेखीय प्रसार गुणांक तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में, तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है रेखीय प्रसार गुणांक के 2 गुना होता है। किसी धातु का रेखीय प्रसार गुणांक 12 × 10⁻6 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इस कथन का अर्थ समझाइए। इसका अर्थ है कि उस धातु की 1 मीटर लंबी छड़ का ताप जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी लंबाई में 12 × 10⁻6 मीटर की वृद्धि हो जाएगी। ठोस, द्रव तथा गैस में किसके अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी? तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी, क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं, कण हैं, वो काफ़ी स्वतंत्र होते हैं। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट के पैमानों में क्या संबंध है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पैमाने में संबंध होता है C/5 बराबर F-32/9, और केल्विन का भी पूछ ले तो C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। तापमापी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो तापमापी ऊष्मीय प्रसार सिद्धांत पर काम करता है। आगे चलते हैं, ऊष्मा संचरण के बारे में पढ़ते हैं। अगला चैप्टर ऊष्मा संचरण है। तो ऊष्मा संचरण सबसे तीव्र कैसे होती है? चालन होती है, संवहन होती है, विकिरण होती है। तो सबसे धीमे चालन में होती है, उससे तेज संवहन में होती है, और विकिरण में सबसे तेज होती है, जैसे सूर्य के प्रकाश की रोशनी वगैरह का। ऊष्मा चालकता किसमें अधिक होगी? लकड़ी में, लोहे में, तांबे में, मिट्टी में। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्वतंत्र होंगे या अधिक होंगे, उसकी ऊष्मा चालकता अधिक होगी। तो तांबे में सबसे अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनके अपेक्षा। सबसे अच्छा चालक जो है तांबा है, लोहा, जल और लकड़ी में। अंगीठी पर पतीली में जल भरकर रख देने से जल कैसे गर्म होगा? तो पहले तो चालन के द्वारा गर्म होगा, उसके बाद संवहन के द्वारा। जो बर्तन होगा वो चालन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, और जो जल होगा गर्म वो संवहन के द्वारा। ऑप्शन नंबर
1। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संचरण किस विधि से होती है? तो द्रवों में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो संवहन विधि से, और गैसों में ऊष्मा का संचरण भी संवहन विधि से, जिसमें एक कण दूसरे कण तक पहुंचते हैं, और चालन में एक कण दूसरे कण तक नहीं पहुंचते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि से होता है, जो सबसे फास्ट होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है, जिसमें एक कण दूसरे कण तक नहीं पहुंचता है, केवल एनर्जी को धीरे धीरे ट्रांसमिट करता है। सबसे अधिक ऊष्मा चालकता किसकी है? तो सबसे अधिक ऊष्मा चालकता चांदी की है। अगर जो कॉपर के वायर होते हैं बिजली घरों में, अगर ये चांदी के बना दिए जाएँ तो और ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, लेकिन लोग लेके भाग जाएंगे इसको, सरकार इसीलिए नहीं लगाती है। गैसें ऊष्मा के सुचालक हैं अथवा कुचालक? गैसें जो हैं ऊष्मा की कुचालक हैं। लकड़ी, कांच, पारा तथा वायु में ऊष्मा का सबसे बुरा चालक कौन है? लकड़ी है, कांच, पारा और वायु। तो वायु जो है सबसे बुरा चालक है ऊष्मा का, क्योंकि लकड़ी को धूप में रखेंगे तो भी काफ़ी हद तक गर्म हो जाएगा, कांच को भी काफ़ी हद तक गर्म, पारा भी, लेकिन वायु जल्दी गर्म नहीं होगा। अगला चैप्टर विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा और आद्रमिति। तो उसमें ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस या केल्विन वगैरह में मापा जाता है। न्यूटन बल का मात्रक है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जो होता है जूल प्रति किग्रा डिग्री सेंटीग्रेड होता है। Q इक्वल टू MS डेल्टा T फार्मूला होता है। तो यहाँ से S का मान निकालेंगे तो Q का मात्रक जूल और M का किग्रा और डेल्टा T का डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर 3 गुप्त ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम Q इक्वल टू ml। L जो है गुप्त ऊष्मा है तो L इक्वल टू Q अपॉन M। तो Q का कैलोरी और M का ग्राम या जूल प्रति किग्रा। तो वन लाइनर में किसी वस्तु की ऊष्माधारिता का उसके द्रव्य की विशिष्ट ऊष्मा से क्या संबंध है? ऊष्माधारिता Q इक्वल टू MS डेल्टा T, जो हम कि पहले ही बता चुके हैं। Q इक्वल टू ऊष्माधारिता जो है Q इक्वल टू MS है। L गुप्त ऊष्मा वाले M द्रव्यमान के पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए? तो किसी भी पदार्थ के अगर कितने भी ग्राम का हो और उसको आवश्यक अवस्था अगर परिवर्तन है, जैसे ठोस से गैस, गैस से द्रव में बदलना है, तो Q इक्वल टू ML, जहाँ L क्या है? लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है, जो कि बराबर कितनी होती है? 4.18 गुणे 10⁻³ जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी या खर्च होगा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के समतुल्य है? तो 1 जूल इक्वल टू होता है 4.18। यहाँ किलो कैलोरी ऊष्मा है तो 4.18 इंटू 10⁻³ जूल। प्रकाश यदि किसी वस्तु के एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने, तो ये क्या है? अवतल दर्पण है, क्योंकि नीचे रखने पे सीधा बनता है और दूर रखने पे उल्टा बनता है। यदि जैसे कि फोकस इसका जो एक्चुअल स्थिति होगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगा, तो अवतल दर्पण से इसमें अवतल दर्पण होगा। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण व फोकस के बीच में अगर बड़ा बनाना है तो दर्पण और फोकस के बीच में अगर हम अवतल दर्पण के ये अपना वक्रता केंद्र है
और एफ है, इसके बीच में अगर हम कहीं रखेंगे तो आभासी भी बनेगा, सीधा बनेगा, ये पीछे जाके बनेगा, यहाँ से प्रकाश से पीछे आभासी, सीधा और बड़ा भी बनेगा। एक लेंस की पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने पर अक्षर बड़ा दिखाई देता है। अगर बड़ा दिखाई दे रहा है तो लेंस क्या जैसे थोड़ा ऊपर उठाने पर, लेंस को ऊपर उठाने पर अक्षर बड़े हो रहे हैं, तो ये प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच है, ठीक है, और ये उत्तल लेंस में है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसे बनते हैं? अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी व छोटे बनते हैं। -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी इक्वल टू 100/p, तो 100/10 -10 -10 मीटर, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ जहाँ एफ क्या है? फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, और u जो है दर्पण से वस्तु की दूरी है। किसी लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व छोटा। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा होता है। लेंस से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो लेंस के लिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ f, v और u फोकस दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में जो f होता है r/2 वक्रता त्रिज्या का आधा होता है गोलीय दर्पण में। अवतल दर्पण द्वारा किस स्थिति में बना हुआ प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा होगा? जब वो फोकस और दर्पण के यानी उसके वक्रता केंद्र के बीच में होगा, तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा व बड़ा बनेगा। लेंस की क्षमता व फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी के 1/f होता है, p इक्वल टू 1/f मीटर में होता है, और p इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर में होता है। लेंस के रेखीय आवर्धन m इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई बटे ऑब्जेक्ट की लंबाई इक्वल टू -v, यानी आपके प्रतिबिंब से दूरी बटे ऑब्जेक्ट की दूरी। वैद्युत का चैप्टर, अगला चैप्टर वैद्युत का है, तो चलते हैं। t सेकंड में किसी परिपथ में q आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान q इक्वल टू क्या होता है? it, तो I इक्वल टू q/t हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। 51 का कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध जो होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ से R1 प्लस R1 इंटू R2, तो R इक्वल टू हो जाएगा R1 R2/R1 प्लस R2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तार समांतर क्रम में है, इसका भी वही हो जाएगा, 4/n हो जाएगा, क्योंकि n है, जैसे ऊपर का फार्मूला लगा है वैसे इसमें 4 प्रतिरोध है, 4/n। ऑप्शन नंबर बी। 4 ओम प्रतिरोध वाले 3 चालकों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध फिर वही 4/3, क्योंकि 4/n जो फार्मूला है, यहाँ तीन चालक हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध 4/n की जगह 4/3। तो 54 नंबर का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ओम का नियम सत्य है केवल धात्विक चालकों के लिए, अधात्विक चालकों के लिए, केवल अर्धचालकों के लिए और सभी के लिए। तो 55 नंबर का आंसर क्या होगा? केवल धात्विक चालकों के लिए। ओम का नियम जो है केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे। वैद्युत धारा की दिशा तथा आवेश की गति की दिशा में क्या संबंध है? वैद्युत धारा की दिशा जो होती है ऋण आवेश की गति के विपरीत दिशा में होती है। जो आवेश होता है, अगर आवेश इधर से जा रहा है
तो धारा कैसे बहेगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उल्टा होगा। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एक कूलाम अगर आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁸ होता है। विभव का मात्रक वोल्ट एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक है आवेश Q और धारा I समय t में Q = IT। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला विज्ञान, शिल्प विज्ञान और मानव से संबंधित। चंद्रमा के तल पर सबसे पहले उतरने वाला नील आर्मस्ट्रांग। आगे गैलीलियो प्रसिद्ध है, तो गैलीलियो किसके लिए प्रसिद्ध है, जो दूरबीन बनाया था उसके लिए गैलीलियो प्रसिद्ध है। टेलीविज़न का आविष्कार, जे.एल. बेयर्स। पवन चक्की में जिस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, वायु या वेग ऊर्जा का। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, वो कहाँ का रहने वाला था, डेनमार्क का। आगे बढ़ते हैं, या इसका भाग 1, भाग 2 और भाग 3 बना देते हैं। चूँकि फिजिक्स का ये कंप्लीट हुआ, अगले भाग में केमिस्ट्री का पूरा रहेगा और थर्ड भाग में बायोलॉजी का। तो यहाँ चूँकि वीडियो देखने में भी आसान पड़ेगी, छोटी वीडियो रहेगी और समझने में भी आसान पड़ेगी, तो यहाँ विराम देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।